हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन होती है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो आज हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की तरह ही स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए होती है। जो भी स्टूडेंट्स को टीचिंग के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, लर्निंग की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पा रहा है, कई बार वो मैथ्स के सम सोल्व नहीं कर पा रहा है, या अगर लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं जो स्टूडेंट को आती हैं, तो उनको उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जाती है। अब आपका सवाल ये होगा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में भी हम यही काम करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें, मेडिकल फील्ड में हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि जो डॉक्टर है वो जो पेशेंट की जो भी डिजीज़ है उसको फाइंड आउट करके, उसको डायग्नोज करके उसकी रेमेडी देता है, उसका इलाज करता है। ये हम मेडिकल फील्ड में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर है या कोल्ड है, आप खुद भी कई बार दवाई ले लेते हैं, पैरासीटामोल लेके आपका ठीक हो गया, या फिर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दे दी, 2-3 दिन में आपका ठीक हो गया। तो ये क्या हुई? ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है कि आपने दवाई ली और जल्दी से ठीक हो गया। तो इसी को अगर कंपेयर करें तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में भी हम यही करते हैं, वो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है कि आपको शुरू में कोई डिफ़िकल्टी आई तो आपको बता दिया गया, उसको 1-2 बार में बता के आपको ठीक कर स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी ठीक होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बुखार आपका ठीक ही नहीं हो रहा है और अब बार बार आए जा रहा है, 1 मंथ हो गया, आपको 2 मंथ हो गया। अब उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं कि डिफरेंट टेस्ट जो है, कब यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो करा के आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से डायग्नोज करके उसके बाद उसकी रेमेडी देते हैं। तो जब कोई दिक्कत बार बार आ रही है तो उसका रूट कोज फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ भी एजुकेशन के फील्ड में भी यही बात है कि अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, आपके 1 बार 2 बार बताने पे प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है और वो परसिस्टेंट है, जो डिफ़िकल्टीज़ है जो परसिस्टेंट है, जो एरर हो रहे हैं स्टूडेंट के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो वो परसिस्टेंट हैं, रिकरिंग हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उसका फिर रूट कोज फाइंड आउट करना होता है, उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का नाम दिया जाता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स वीकनेस दैट आर लेफ्ट अनरिजोल्व्ड by the standard corrective prescription of formative evaluation in order to improve the performance। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स की वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए होती है। इस तरह की वीकनेस जो कि अनरिजोल्व रह गई हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद भी अनरिजोल्व रह जाती हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए, और इसका जो मेन पर्पस होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का पर्पस। और ये ज़्यादा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कंपैरिजन में मोर कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होती है। जैसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बात करते हैं कि वहाँ पे हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी होती, कोई रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं होता, पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इस इवैल्यूएशन को एक प्रोसेस भी माना जाता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने मेडिकल फील्ड की बात की कि आपको बार बार बुखार आ रहा था, तो आप अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे 1 मंथ से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर आपको फिर बुखार की दवाई दोबारा नहीं देता है, आपको टेम्परेचर की दवाई, पहले वो उससे रिलेटेड टेस्ट करता है। उसके बाद ही जब टेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करके आपकी प्रॉब्लम ये है, उसके बाद ही उसकी रेमेडी देता है कि ये बुखार आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके ब्रेन में स्वेलिंग है, या आपके कोई और दिक्कत है, आपकी किडनी ठीक नहीं है, इसलिए वो आपको टेम्परेचर बार बार आ रहा है। तो उसको पहले टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम डायग्नोज करने के बाद उसके बाद रेमेडी दी जाती है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन के फील्ड में भी यही है कि ये भी एक पूरा प्रोसेस है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है। टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं,
उससे रिलेटेड एरिया कि आपको कहाँ पे, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड टेस्ट अप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि किससे रिलेटेड उसको पर्टिकुलर, उसके बाद ही उसकी रेमेडी प्रोवाइड करी जाती है। तो बिल्कुल मेडिकल फील्ड की तरह ही है यहाँ पे भी, एजुकेशन के अंदर भी, कि पहले टेस्ट लगाए जाते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद ही उसको प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेके चलेंगे। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर। वहाँ पे भी जो एक उसका एक कैरेक्टर था, एक चाइल्ड था, जो स्टूडेंट था, जो ईशान जिसका नाम था, वो भी बार बार उसको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आ रही थी कि स्कूल में बार बार टीचर उसको डांटते थे, पेरेंट्स भी, पीटीएम में भी उसकी बार बार शिकायतें आती थी। और इसका क्या रिजल्ट निकला कि पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा ही जान के नहीं ध्यान देता है, वो केयरलेस है, जबकि वो पेंटिंग में बड़ा अच्छा था। फिर उसको रेजिडेंशियल स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ भी उसका मन नहीं लगा, बच्चा बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया। हाँ, तो वहाँ पे उसको एक टीचर मिले थे, टीचर निकुंभ। उन्होंने उसकी सारी जो नोटबुक्स हैं, उसका लिखने का जो पैटर्न क्या है, ये सब देख के, उसके एरर्स को एनालाइज करके, उसको चीज़ को देख के, ये भी क्या है, वो टीचर ने क्या किया, उसकी सारी कॉपीज को ऑब्जर्व करके उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज किया था कि उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो ये भी एक टाइप की डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ही थी, जिसमें प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है बच्चे को, और उसके बाद उसकी रेमेडी दी गई थी कि निकुंभ ने उसको लिखना सिखाया था कि किस तरह से उसके जो लिखने का जो पैटर्न है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, या जो वो बोलता है, रीड करता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो एक डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन थी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में यही काम किया जाता है कि टेस्ट लगाए जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है बच्चे के काम को, जो रेगुलर वो मिस्टेक कर रहा है, उसके एरर्स बार बार हो रहे हैं, उनको डायग्नोज करने के बाद प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। जैसे निकुंभ ने प्रॉब्लम को डिफाइन किया था कि बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है और उसके बाद ही फिर उसकी रेमेडी दी जाती है। तो ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर बहुत सारे टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। कभी विज़न से रिलेटेड टेस्ट भी यूज़ किए जाते हैं कि कई बार बच्चे को दिखने में ही प्रॉब्लम है, जिसके कारण ही वो नहीं लिख पाता है और हम उसको बार बार डांटते हैं। तो हियरिंग टेस्ट हैं, इस तरह के टेस्ट, डिफरेंट टाइप, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, कोई पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट है, या कोई इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेस्ट है। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए। अब जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है उसको एक प्रोसेस माना गया है, जिसके अंदर पहले डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट लगा के प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत भी होती है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है इसके अंदर, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर। तीसरा जो है, ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, जैसे मेडिकल फील्ड में भी हमने अभी बात की, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं इस टर्म को, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। पर जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको एजुकेशनल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन बोलते हैं हम। डायग्नोसिस इन एजुकेशन कंसर्न विद द प्यूपिल्स परसिस्टेंट और रेकरिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज है उसको बार बार आ रही हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन देने के बाद भी स्टूडेंट को बार बार गलतियां कर रहा है बच्चा, तो उसके पीछे कोई जो रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करना डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, उसकी फिर रेमेडी देना डायग्नोस्टिक, उस रूट को फाइंड आउट करके। इफ अ प्यूपिल कंटिन्यूस टू एक्सपीरियंस फेलियर इन रीडिंग, मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स डिस्पाइट ऑफ द यूज ऑफ prescribed alternative methods of instruction, then the need for a more detailed diagnosis is indicated। कहते कि अगर जो बार बार समझाने पे भी मैथमेटिक्स में या रीडिंग में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है बार बार गलतियां करता है, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन देने के बाद भी, तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है और उस केस में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। अब इसको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को माना जाता है कि एक प्री इवेल्युएशन प्रोसेस है। जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को हम मानते हैं कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, कि जब आप पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को, तो उस टॉपिक को पढ़ाते हुए उसके बाद जब आप स्टूडेंट से पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं या उनके टेस्ट लेते हैं, उस टाइम जो डिफ़िकल्टी आती हैं
उसको सॉल्यूशन देने के लिए, उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को माना जाता है कि एक प्री इवैल्यूएशन प्रोसेस है, कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है आपका, टीचिंग लर्निंग जो है उसको उस साइकिल को स्टार्ट होने से पहले यूज किया जाता है, टीचिंग लर्निंग साइकिल को। जैसे आप प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं, तो टॉपिक से रिलेटेड जो आप नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को कितना पता है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि बार बार वही एरर करते जा रहा है। और आप टीचर्स को कई बार जैसे कई बार बच्चा श और स, हिंदी के जो श और स में डिफरेंस नहीं करता, और ये प्रॉब्लम जो है चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। बाद में जब बच्चा बोलता है तो वो स को जो सेब वाला स की जगह वो शलगम वाला स ही यूज करता चला जाता है। तो वो क्या है, वो परसिस्टेंस उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज थी जिसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसको शायद हियरिंग की कोई स्पीच की कोई प्रॉब्लम थी, शायद उस वजह से वो स को श बोलता था, या फिर वैसे ही जनरली जो उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर करते गए और वो एक हैबिट बन गई। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया जाता है जो कि लंबे टाइम से चलती रहती हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, और वो किसी भी कारण से हो सकती हैं। कोई विज़न प्रॉब्लम से या स्पीच प्रॉब्लम से, किसी से भी हो सकती हैं, या वैसे ही उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, केयरलेसनेस, तो वो एक आदत बन जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये एक प्री इवेल्युएशन प्रोसेस है, ये टीचिंग लर्निंग साइकिल से पहले का प्रोसेस है, कि पहले ही टीचर जो है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगी बच्चा जो उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है और कितना नहीं जानता है, ताकि जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो और आगे ना चलती रहे। इस चीज़ को का ध्यान रखने के लिए तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की जाती है। इट इज ए मेड टू डिटरमाइन व्हाट अ स्टूडेंट डज एंड डज नॉट नो अबाउट अ टॉपिक। एक टॉपिक के बारे में कितना जानता है जो नया टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, और कितना नहीं जानता है, उसको क्या डिफ़िकल्टी है उससे रिलेटेड, ये फाइंड आउट करने के लिए। और इसको जब भी यूज़ किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द यूनिट, जब आप कोई भी स्टडी यूनिट शुरू करते हैं, कोई भी यूनिट पढ़ाने से पहले इसको यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को। इट इज़ यूज टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्टर मेकअप द इनिशियल फेज ऑफ द इवेल्युएशन फॉर लर्निंग। ये इनिशियल फेज है इवेल्युएशन का, वहाँ पे आप लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को इनिशियल फेज माना जाता है इवेल्युएशन का। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज़ होता है वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, और जो एंड में यूज़ होता है ग्रेडिंग के लिए उसको समेटिव इवेल्युएशन माना जाता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में डिफरेंस भी यही है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। अगर आपको एक बार दिक्कत आई, 2 बार दिक्कत आई लर्निंग में, तो टीचर उसी टाइम पे उसको ठीक कर देता है। आपको कोई या टीचर अपने मेथड में चेंज करके, टीचिंग मेथड में चेंज करके, ताकि वो लर्निंग डिफ़िकल्टी स्टूडेंट को ना आए। जबकि अगर स्टूडेंट को अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करने के बाद भी, उसको बार बार समझाने के बाद भी प्रॉब्लम आती जा रही है, तो उस केस में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को यूज़ किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है वो रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए होती है किसी भी प्रॉब्लम का। तो दोनों के अंदर यही डिफरेंस है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टूल्स और टेस्ट किस तरह के यूज़ किए जाते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए, किस तरह के टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए तो आप ओरल टेस्ट यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, या रिटन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जस्ट इंटरेक्शन स्टूडेंट्स से करते हैं। तो इस तरह से इस तरह के टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए किस तरह के टूल्स और टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो कि बनाए गए हैं पहले से, उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक की गई है, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक स्किल के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, उसको आप यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे को अर्थमेटिक में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैथ्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो पहले से ही बनाए जा चुके हैं, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो बनाए गए हैं टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए। दूसरा, टीचर मेड टेस्ट भी होते हैं। टीचर अपने आप भी जो भी उसको लगता है कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आ रही है, किसी भी स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसी एरिया से रिलेटेड
वो उसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो टेस्ट तैयार करता है, उसी तरह के टेस्ट आइटम्स उसके अंदर डालता है, अपने आप उसको बनाता है और उसको अप्लाई कर देता है। और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं इसके लिए, जैसे हमने अभी बात की जो तारे ज़मीं पे मूवी के लिए बात की हमने, तो वहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की गई थी वो ऑब्जर्वेशन टेक्निक थी। टीचर निकुम्ब ने जो है उसकी कॉपी को, जो नोटबुक्स थी उनको ऑब्जर्व किया, पेरेंट्स से बात की, उसके अपने कलीग से बात की कि ये किस तरह का परफॉर्म करता है, बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज़ की गई थी। तो वो भी एक टेक्निक है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए। और अगर सीरियस टाइप्स की लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस टाइप की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए स्पेशलिस्ट की हेल्प ली जाती है, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है, काउंसलर की हेल्प ली जाती है, या मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनकी हेल्प ली जा सकती है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का एरिया कहाँ है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स को। जैसे इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो सकते हैं कि बच्चे का आईक्यू बहुत लो है, उसको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें समझाने के, उसका आईक्यू जो है बहुत लो है या फिर बहुत ज़्यादा हाई है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम आती है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बिहेवियर से रिलेटेड, बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी टीचर की बात बोलने पे वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, रीडिंग में ही दिक्कत है, जैसे अभी हमने बात की थी हिंदी में स और श की, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर दिक्कत है स्टूडेंट को, लैंग्वेज बोलने में दिक्कत है, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, या फिर जनरल सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे ईशान को थी प्रॉब्लम, ईशान को सारे सब्जेक्ट्स में ही प्रॉब्लम थी, इंग्लिश उसको रीड करना नहीं आता था, उसके लिखने में प्रॉब्लम थी, वो दूसरी तरह से लिखता था लेटर्स को, और मैथ्स के अंदर भी वो उसको समझ नहीं आता था, तो उसको एक जनरल थी प्रॉब्लम। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर भी हो सकती है और जनरली सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी हो सकती है। ये एरिया है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, प्रॉब्लम कहाँ फाइंड मिल सकती है। चलिए अब नेक्स्ट है अप्रोचेस टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए किस तरह के अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं, अगर प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो किस तरह कौन सी अप्रोच यूज़ की जा सकती हैं। एक तो है फर्स्ट जो है फॉर्मल अप्रोच है। फॉर्मल अप्रोच में जैसे अभी हमने बात की थी, फॉर्मल अप्रोच में स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ किए जाते हैं कि आपके रीडिंग से रिलेटेड ही कोई टेस्ट बनाए गए हैं, रीडिंग से रिलेटेड कि जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, बार बार समझाने के बाद भी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए गए हैं कुछ स्पेशलिस्ट के द्वारा, वो रीडिंग से रिलेटेड ही होते हैं, तो उनको अप्लाई किया जा सकता है, क्लासेस के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, उनको एक स्कूल के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर्मल अप्रोच जब यूज़ की जाती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पे सच टेस्ट आर यूज टू गिव ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज डाटा और प्यूपिल स्किल लेवल। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, यहाँ पे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, माइन्यूटली फाइंड आउट की जाती है, डायग्नोज की जाती है प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, जिनके ऊपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पहले से चेकड होती है, उसके अंदर कोई एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है जो फॉर्मल अप्रोच है। नेक्स्ट जो है फॉर्मल अप्रोच को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे एक स्कूल के अंदर आप अप्लाई कर सकते, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपने पूरे स्कूल के अंदर ही लगा दिया, जो भी बच्चे आपको लगता है कि जिनको रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको सबको ही वो टेस्ट दे दिया जाता है करने के लिए, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कि किस हद तक है वो प्रॉब्लम भी मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर टाइप की भी हो सकती है रीडिंग की प्रॉब्लम। एक डिपार्टमेंट के ऊपर, इंडिविजुअल क्लासरूम के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, या फिर कई बार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है जैसे एनसीईआरटी है या सीबीएसई है, इनके प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट जो है कोई भी जो रिसर्चर है वो ले सकता है, इनसे अपना एक प्रपोजल बना के इनको दे सकता है, तो उसके लिए फंडिंग करती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड है या सीबीएसई से रिलेटेड, वो प्रोजेक्ट जब दिए जाते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लीजिए ट्राई सिटी का एरिया लिया गया है, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ का, तो वहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं
तो वहाँ जाके कितने स्पेशल स्टूडेंट्स हैं ये डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद किन किन को लर्निंग डिसेबिलिटी वाले कौन से स्टूडेंट हैं उनके ऊपर टेस्ट लगाए जाते हैं। इस तरह से एक पर्टिकुलर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये प्रोजेक्ट देता है किसी भी रिसर्चर को इन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए और उनका रेमेडी देने के लिए। और नेशनल बेसिस पे भी होते हैं ये प्रोजेक्ट। तो ये फॉर्मल अप्रोच है प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए। एक इनफॉर्मल अप्रोच भी है जो जनरली टीचर जो है, हम जैसे जो टीचर हैं जो क्लासेस के अंदर अप्लाई करते हैं इनको, शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू प्रिसाइज करिकुलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो करिकुलम के जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आती है उसको इनफॉर्मल अप्रोच बोलते हैं। जो हमें लगता है जैसे निकुंब को लगा था कि किस तरह की प्रॉब्लम उसने ऑब्जर्व किया था, वो एक इनफॉर्मल अप्रोच थी, एक टीचर ने अपने लेवल पे की थी वो जाके, तो उसको इनफॉर्मल अप्रोच बोलते हैं। ये भी कहते हैं कि ये भी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। नो डाउट जो फॉर्मल अप्रोच होती है वो तो सिस्टमेटिक होती ही है, उसका तो एक पर्टिकुलर वो स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि ये भी जो भी इनफॉर्मल अप्रोच भी जब टीचर यूज़ करता है, कोई भी टेस्ट लगाता है, टीचर में टेस्ट या ऑब्जर्वेशन भी करता है, तो वो भी एक प्रॉपर सिस्टम में हो। ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर से डाटा ले लिया, प्रॉपर हो, मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए वहाँ पे भी। इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कैन टेक प्लेस इन द क्लासरूम इन वेरियस वेज। क्लासरूम के अंदर आप डायग्नोस कर सकते हैं प्रॉब्लम को। जब भी कोर्स चल रहा है, जब भी आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद भी टीचर को लगता है कि बच्चे की जो डिफ़िकल्टी है, रीडिंग की डिफ़िकल्टी या मैथ्स की डिफ़िकल्टी जो है दूर नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे जब पढ़ाते हुए या पढ़ाने से पहले, जो टॉपिक शुरू करने से पहले टीचर प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम को इवेलुएट करने के लिए। नेक्स्ट जो है ओकेजनल टेस्ट आइटम्स में बी गिवन टू प्यूपिल ऑन द एड हॉक बेसिस। साथ साथ में आप जो पढ़ाते हैं उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, रीडिंग में जैसे प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप बार बार कुछ अलग से असाइनमेंट दे सकते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट से अलग से असाइनमेंट दे सकते हैं, पढ़ाने के लिए उनको बार बार बोल सकते हैं, पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से यूज़ किया जा सकती है इनफॉर्मल अप्रोच को। ये जो है इनफॉर्मल अप्रोच जो है पूरी क्लास के ऊपर भी, जो आप टेस्ट ये टूल लगाते हैं वो पूरी क्लास के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, किसी ग्रुप के ऊपर भी या एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर भी, स्टूडेंट के ऊपर भी अप्लाई की जा सकते हैं जो टेस्ट और टूल्स हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को, तो जो लर्निंग की जो डिफ़िकल्टी हैं या टीचिंग में जो डिफ़िकल्टी आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है और लर्निंग और टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है और स्टूडेंट को भी डीमोटिवेट होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि निकुंब ने भी किया था, ईशान को डीमोटिवेट होने से बचाया था, उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसको रेमेडी दी थी। सेकंड अगर हम बात करें इसकी एडवांटेज की, it provides teachers with information about students' prior knowledge and misconceptions before beginning a learning activity। कोई भी नया टॉपिक, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम कब करते हैं, कोई नए यूनिट शुरू करने से पहले, कोई नया टॉपिक पढ़ाने से पहले हम उससे रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो टीचर को पता चल जाता है कि नया टॉपिक पढ़ाने से पहले कि स्टूडेंट को उससे रिलेटेड क्या मिसकंसेप्शन है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या उनको पहले नहीं आता है, तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है। उसमें हेल्पफुल है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मच लर्निंग हैज़ टेकन लैक आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड। ये हमें ये भी बताती है इस तरह की डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कि जब भी कोई लर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट हुई है तो कितना स्टूडेंट ने गेन किया है और कितना अभी उसकी कमी रह गई है और कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, जो कि प्रॉब्लम जो है रेगुलरली आ ही जा रही है, रिकरिंग है, वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में हेल्पफुल है। इफ़ कंडक्टेड प्रायर टू एंड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, इट डिटरमाइंस द एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हम इसको
पहले यूज़ करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को, कोई टॉपिक शुरू होने से पहले, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जब इसको यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या फिर पहले, तो ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, स्टूडेंट का इंटरेस्ट है भी या नहीं है उस टॉपिक के अंदर, उसकी स्किल किस तरह की है उस टॉपिक से रिलेटेड, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। और रेंज, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं, उसकी रेंज किस तरह की है, मॉडरेट से सीवियर, कि कितना स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी है, थोड़ी डिफ़िकल्टी है, मॉडरेट लेवल की है, ये सीवियर लेवल की है, ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इट इज़ बेस्ट यूज्ड एट द इनिशियल पॉइंट टू गेट अ ग्लिम्प्स इनटू द लर्निंग स्टेज ऑफ द लर्नर स्टेज ऑफ द लर्निंग। ये हमें ये भी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि स्टूडेंट्स को लर्निंग कितनी है, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इनिशियल स्टेज पे क्या कितनी लर्निंग है, उसको कितना आता है उस टॉपिक के बारे में, उसको कितना पता है, ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। और क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करती है कि जो एरर्स हैं जो बार बार हो रहे हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद भी, उन एरर्स को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। और उन एरर्स को ना सिर्फ डायग्नोस करने में हेल्प करती है, उनके पीछे कॉज क्या है, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने में हेल्प करती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और उसकी रेमेडी प्रोवाइड करने में, उसका इलाज करने में हेल्प करती है, ताकि वो प्रॉब्लम जो है बाद में ना आए, एक आदत ना बने वो स्टूडेंट्स की, इसमें हेल्प करती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये जो इस तरह की जो इवैल्यूएशन है, जो स्लो लर्नर्स हैं या जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उनको एवरेज स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, इस तरह की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत उनके लिए ज़्यादा नहीं होती है। जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा आती हैं प्रॉब्लम्स, तो उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, उसको डायग्नोस करने में हेल्प करती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। Very informative when multidisciplinary situation is evolved, where individual in the course have different levels of academic background। कहते कि इस तरह के जो कोर्सेज हैं मल्टीडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं, जैसे अगर आपकी बीएड की बात कीजिए तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है। यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी हैं, तो सारे अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, एक ही कोर्स को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के कोर्सेज के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड से हैं, कुछ अर्बन बैकग्राउंड से हैं, कुछ पंजाबी बैकग्राउंड से हैं। तो इस तरह के जो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं, वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में, उनकी रेमेडी देने में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हेल्प से अगर इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को टीचर प्रॉपरली यूज़ करे, तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है और उनको दूर किया जा सकता है, और स्टूडेंट को डीमोटिवेट होने से बचाया जा सकता है। अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ना की जाए, स्टूडेंट्स को लर्निंग डिफ़िकल्टीज आती रहें, तो वो एक आदत बन जाती है और बाद में उसको दूर करना मुश्किल होता है। और उस जो स्टूडेंट है, कई बार इसी की वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट लर्न करना ही नहीं चाहता और वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।